अच्छा जी, काइंडली मैसेज दें ग्रुप के ऊपर कि जिन्हें ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लें। इफ नॉट कर दिया। सही है, कर दिया, अच्छी बात है। आ जाएंगे, बैठे। ओके, सो मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, दैट वाज रिस्पांस टू रिव्यूअर कमेंट्स, कवर लेटर एंड द रिवाइज डॉक्यूमेंट। सो मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि हाउ डू वी डू दिस। अच्छा जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को ये स्क्रीन विजिबल है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है सर, विजिबल है सर। विजिबल है जी सबको? अच्छा जी, ओके। सो लेट्स शो यू सर्टेन थिंग्स। अच्छा देखें जी, जब आपने डॉक्यूमेंट एक सबमिट किया, वो डॉक्यूमेंट से बता दिए कि आपका प्रपोजल डॉक्यूमेंट है, या आपका रिसर्च पेपर है, या आपका थीसिस है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल या थीसिस डॉक्यूमेंट जो है वो अपने सुपरवाइजर को भेजेंगे आप। सही है, पहली स्टेज में। फिर उसके बाद आप इवेल्युएटर्स को भेजेंगे। ठीक है, आपके थीसिस को या आपके प्रपोजल डॉक्यूमेंट को वो पढ़ेंगे और आपको पहली दफा में कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें ये 10 चीजें ठीक करने वाली है। ऐसे ही होता है। अब आपको पता चल गया 10 चीजें ये मुझे उन्होंने ठीक करने के लिए दी है। अब आप काम कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक करके आप दोबारा भेजेंगे, जी मैंने ठीक कर लिया है, अब आप देख लें। ऐसा ही है। सेम इज द केस विद रिसर्च पेपर्स एज वेल। रिसर्च पेपर में फर्स्ट सबमिशन के बाद देन यू get the reviews, you correct those points, and then you resubmit your corrected document, right? So I'm just showing you a research paper, मैं आपको मैं एक reference के तौर पे दिखा रहा हूँ। Same practice has to be followed for a proposal document and for a thesis document, याद रखिएगा। लाइक यहाँ पे देखें भी आपको डॉक्यूमेंट नजर वर्जन 1 नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच वाज सबमिटेड। ठीक है, नाउ सी दिस इज अ रिसर्च पेपर
इसका एक टाइटल है, इसका एक एब्स्ट्रैक्ट है, इसके अंदर बाकी सारे कंटेंट्स हैं। जस्ट स्क्रॉलिंग इट डाउन जस्ट टू हैव एन आइडिया कि जी इसके अंदर कुछ चीज लिखी गई है। ये रिसर्च पेपर है, बट तरह का आपका प्रपोजल डॉक्यूमेंट भी ऐसे ही होगा, थीसिस भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आपने उसमें लिखा, सबमिट किया, इसमें टेबल्स, फिगर्स, डायग्राम्स, रेफरेंसेस, सेक्शंस हैं, आपने वो सारे लिख के जमा करा दिए। ठीक है, जब ये जिसने पढ़ने के बाद उसने कहा नहीं जी ये तो इसमें तो फला फला इश्यूज हैं, ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला, वो उसने एक मेल की होगी, वो मेल मुझे रिसीव हो जाएगी, आपको आपका सुपरवाइजर बताएगा, ये 10 चीजें लिख के देगा ना, आपके पास आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में आप इसको ठीक करेंगे। जब ठीक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में चीजें या तो ऐड होंगी या डिलीट होंगी, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आपने जब रिवाइज डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है वो नई डॉक्यूमेंट होगी। तो नई डॉक्यूमेंट जो है दैट इज कॉल्ड अ रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट, रिवाइज्ड सबमिशन, ये नाम होते हैं उसके। रिवाइज्ड थीसिस, रिवाइज्ड रिसर्च प्रपोजल, राइट। सो अब जो नई डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए अब ये इसका वर्जन 2 है, ये पहली डॉक्यूमेंट का वर्जन 2 है, बट दिस इज नॉट द सेम, इसमें कुछ चेंजेस हैं। जो चेंजेस है वो अलग कलर में मेंशन हुई हुई है, नजर आ रही है। लाइक मैं इसको अगर स्क्रॉल डाउन करूं, देखें यहाँ पे एक चेंज नजर आ रही है आपको, कोई एक चेंज हुई हुई येलो कलर में, किसी ने कहा है तो ये चेंज की गई है यहाँ, बट अलग कलर में शो कर दी है, राइट। हम नीचे आते हैं, फिर चेंज आ गया नीचे, फिर नीचे आते हैं, ये सब पुराना ही है, सब पुराना है, फिर कलर चेंज हो गया। इट मीन्स ये कोई नई चीज ऐड हुई है आफ्टर द रिव्यूअर कमेंट्स विच हैज बीन मेंशन्ड इन डिफरेंट कलर, राइट। और नीचे आ जाए, हम चलते जाए, देखें येलो कलर रिपीट हो रहा है, नई चीजें इसके अंदर मेंशन हुई हुई। इट मींस नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट द सेम एज द फर्स्ट वर्जन, दिस इज वर्जन 2 which is the revised submission. So everybody has to prepare the revised submission या revised manuscript जब आपको पहले कमेंट्स आ जाए। साथ ही साथ इसके आपने जो दूसरी चीज सबमिट करनी होती है वो है रिस्पॉन्स टू, सॉरी, ये नहीं कि ये मॉडिफाइड है टेक्स्ट का या ये एडिट टेक्स्ट का या ये, सर कोई भी चीज हो सकती है, चाहे आपने टेक्स्ट चेंज किया है, चाहे आपने ऐड किया है, चाहे आपने उसको चेंज किया है, बट ये वो नहीं है जो पहले था। तो बस दैट इज हैज टू बी मेंशन्ड इन डिफरेंट कलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है वो डॉक्यूमेंट जो कि आपका एक्चुअल थीसिस या आपका एक्चुअल प्रपोजल या आपका एक्चुअल पेपर नहीं है, बल्कि ये रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स है। रिप्लाई देखिए, पढ़े, रिप्लाई टू कमेंट्स रिसीव्ड, पेपर की आईडी लिखी है, पेपर का टाइटल लिखा है, उसके ऑथर्स का नाम लिखा हुआ है, और अल्टीमेटली देखें यहाँ पे जिक्र किया है जी कि मैंने पॉइंट बाय पॉइंट जिस तरह से इसको एड्रेस किया है उसके जवाब लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये विजिबल है ऑनलाइन सबको? जी सर। रिप्लाई टू रिव्यूअर कमेंट्स विजिबल है जी? सर विजिबल। देखें ये पहला जी कमेंट सर। पढ़े, पहले तो कुछ प्रीमाइस उसने जो रिव्यूअर था उसने कुछ प्रीमाइस दिया हुआ ना, वो प्रीमाइस भी मेंशन्ड है। देखिए उसने लिखा है द पेपर एड्रेसेस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस एज कंपोनेंट्स ऑफ फ्लड रिस्क मैनेजमेंट etc etc, presentation is clear and approach is correct, no major drawbacks are found, however there are observations and comments that need to be answered by the authors। नजर आ रहा है भाई सबको, पढ़ा भी जा रहा है। फिर उसका पहला कमेंट आता है, पहला कमेंट वो क्या कह रहा है जी, line 62, such as case tool suppliers please provide some details about case tools। उसका जवाब राइट साइड पे अलग कॉलम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसी का जवाब है, एक ही जवाब आ रहा है, दूसरा नहीं, एक ही पॉइंट है ये एक ही पॉइंट है, उसका जवाब है एक नीचे, अगला पॉइंट नीचे है। ठीक है जी, सर इसके उत्तर हो गए कि तीन लाइन निकाल
वहां पे आप फिर हाईलाइट नहीं करेंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे। वहां भी हो सकता है भाई दी वे, आप वही जो आपका एक्चुअल डॉक्यूमेंट है उस पर आप क्रॉस लगा देते हैं। उसमें टेडरिंग टूल ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको मेंशन करते हैं कि मैंने इसको खत्म कर दिया, आप वो भी कर सकते हैं सर। लेकिन इतनी डिटेल में ना जाए ना, बस ठीक है, आपको समझ आ रही है बात कि हमने चेंज करनी है, कैसे करनी है। आप सेंस को चेक करने लेने की कोशिश करें। सेंस ये है कि हमने चीजें चेंज करनी है, जब चेंज करनी है तो वहां भी हाईलाइट करना है, इधर भी हाईलाइट करना है। अब आप यू आर दी बेटर जज कि आप कैसे करना चाहते हैं और कैसे नहीं। एक दिन आपको पता ही नहीं था आपको मैंने क्या करना है, अभी आपको पता चल गया ना। तो अब आप इसमें अपनी समझ के मुताबिक इसको एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट इज, एक रिवाइज डॉक्यूमेंट होगी, एक उसका जवाब होगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट जवाब जा रहा है। सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट इसने जवाब एग्जैक्टली दिया हुआ है। पहला उसने क्वेश्चन किया है, राइट साइड पे उसका जवाब है। जवाब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर पॉइंट का जवाब है। थर्ड पॉइंट का जवाब है, ठीक है। देखें थर्ड पॉइंट को, देखें लाइन 72-73, एक कमेंट है, लिखा है द मिसिंग नंबर ऑफ ब्लॉक डायग्राम हैज बीन एडेड इन लाइन 72-73 ऑफ द डॉक्यूमेंट एज पर सजेशन। जिस जगह चीज ठीक की है वो मेंशन भी कर दी है। आपके सवाल था कि कोई चीज काटी है, तो आप लिख सकते हैं जी के पेज नंबर 32 पे जो 2 पैराग्राफ आपने काटने के लिए कहे थे वो मैंने काट दिए हैं, प्लीज गो एंड सी पेज नंबर 32। दैट्स ऑल, ठीक है। सिमिलरली हर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब है। रिस्पॉन्स ऑन द राइट साइड, कमेंट ऑन द लेफ्ट साइड, 2 कॉलम्स में इसके जवाब बनते जा रहे हैं। और जितने रिव्यूअर्स थे, सुल्तान साहब इधर ही है कहीं और है, इधर नहीं है। ओ, आप हैं, आपका जिस्म इधर ही है बट दिमाग कहीं और है। सो हर पॉइंट का जवाब सुटेबली मेंशन्ड है। ये रिव्यूअर 1 के कमेंट्स हैं। जितने कमेंट्स थे देखे, 12 कमेंट्स आ गए, 13वां कमेंट आ गया, 14 कमेंट आ गया, 15 कमेंट। ओके, तो 15 कमेंट्स, 15 के 15 कमेंट्स का जवाब और अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेशन। रिव्यूअर 2 आ गया जी, सेकेंड रिव्यूअर के कमेंट्स हैं, उसको ग्रे कलर में एड्रेस किया हुआ है, ठीक है। अगेन पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। सो यहां से क्या चीज सीखी हमने, जब भी कोई हमें काम देता है ना कि ठीक करो, तो सिर्फ ठीक की हुई चीज को नहीं भेजा जाता, बल्कि जो उसने चीजें बताई होती हैं हर पॉइंट का जवाब अलग से भेजा जाता है। दिस विल शॉर्टन योर टाइम ऑफ रिव्यू। सेकंड रिव्यू में चीज टाइम कम लगेगा। अगर आप मुझे एक चीज भेजते हैं, ऐसे अपने ऊपर अप्लाई कर लें कि आपने एक चीज किसी को ठीक करने के लिए दी और उसने आपको ठीक चीज भेज दी, ठीक है, और उस ठीक चीज में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ ठीक की गई है और क्या कलर कोड यूज किया गया है, नहीं है, डॉक्यूमेंट ठीक आ गई ना बस सिर्फ, उसके बकौल ठीक है। लेकिन आपके लिए ये कदर आसान होता अगर वो ये भी बता देता कि जी जहां जहां चेंज किए वो मैंने अलग कलर में चेंज किए, नजर आ रही है, और जो चेंजें किए हैं वो आपके सवाल ये थे, मेरे जवाब ये। तो आप बड़ा जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है भाई आपने मेरे 10 पॉइंट्स पे 10 जवाब देके ठीक तरीके से एड्रेस कर लिया, ओके गो अहेड। अदरवाइज अगर आप पे छोड़ दूंगा मैं कि यार खुद देखते रहो इसको, तो हो सकता है आप 10 दिन 15 दिन देख ही ना उसको, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको उस डॉक्यूमेंट को खोल के दोबारा ऑल टुगेदर पढ़ना पड़ेगा शुरू से लेकर आखिर तक कि मैंने क्या बताया था और इसने क्या ठीक किया है। इट विल टेक टाइम। सो if you give these responses appropriately, this will save your time, ठीक है जी। जवाब बड़ा बड़ा सारे ला रहे हो, क्या समझ आई है? ये तो मैंने कहा ही नहीं, टू द पॉइंट रिप्लाई किया जाए। कौन सी 2 चीजें भेजी जाएंगी रिव्यूअर को, ये सवाल है। कौन सी 2 चीजें हम शेयर करेंगे रिव्यूअर से? देखा, तुम सो रहे हो ना कहीं और, पता नहीं किधर है, सर बड़ा बड़ा हिला रहा है, लेकिन मैंने 10 मिनट जो बात की है तुमने कुछ नहीं सुनी। सुनी है? ये जवाब वो नहीं दे रहे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन लोग जो हैं इनमें से कौन जवाब देगा? कौन सी 2 डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करनी होंगी जब हमारे पास रिव्यूज आ जाएंगे
या हमारी डॉक्यूमेंट पे कोई गलतियां हमें बताई जाएंगी? लेट मी जस्ट आस्क समबडी फ्रॉम हियर, फिर आपसे बात। जी कौन बताएगा? सर जी जवाब बताइए। सर ये जो दो चीजें हमें सबमिट करनी है, इसमें एक तो जो चेंजेस हमने की होंगी डॉक्यूमेंट में, वो हम उसके साथ वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, लेकिन जैसे आपने बताया कि रिव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट को देखे, तो उसके लिए हमें फिर एक उसको जवाब में एक ईमेल में और उसमें हाईलाइट करके जो रेफरेंसेस जो उसने रिव्यूअर ने जो पॉइंट्स रेज किए हैं उनको जैसे आपने दिखाया, और आगे जो हम अवर एक्शन है उसके ऊपर हमने जो एक्शन किया है वो उसको हम दूसरे डॉक्यूमेंट में भेजेंगे, ताकि उसको एग्जैक्टली पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस की गई हैं। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2 डॉक्यूमेंट्स देंगे आप, ठीक है? एक ईमेल तो अलग से लिखेंगे, ईमेल इज द कवर लेटर, वो एक सेपरेट चीज है जिसमें आप बताएंगे वो सारी चीजें जो आपने बाकी 2 डॉक्यूमेंट जो भेज रहे हैं उनमें नहीं अगर कुछ लिखा हुआ। बट जो 2 डॉक्यूमेंट जाएंगी, एक रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट होगा और एक आपका रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स होगा, ठीक है? जो मैंने आपको अभी डिस्प्ले भी किया, दिखाया। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपने भेजनी है और ये उस स्टेज से शुरू हो जाती है जिस स्टेज से आपका इंटरेक्शन सुपरवाइजर से होता है। से मैं आपका सुपरवाइजर हूँ और मैंने आपकी डॉक्यूमेंट देखी और आपको कहा इसमें चीजें ठीक करो, तो आपने जब ठीक कर लेनी है तो मुझे 2 डॉक्यूमेंट्स भेजनी है, एक जो ठीक किए की हुई डॉक्यूमेंट है और एक जो मेरे सवाल है उनके जवाब। रिस्पॉन्स टू कमेंट्स, ठीक है? सान लो। देखिए ये तो मैंने तो आपको बताया है, अगर आपको मेल आई है, अगर आप उसके पास पर्सनली लेकर गए हैं तो उसने एक लिखी हुई चीज आपको दी होगी ना, कुछ नोट किया होगा, तो उसको आप फिर नोट डाउन दोबारा करेंगे ना। आप जब जवाब बनाएंगे तो या तो फिजिकली जाके उसको एक्सप्लेन करेंगे, सर कि पहला पॉइंट आपका ये है मैंने यहाँ पे किया है, दूसरा पॉइंट ये है मैंने यहाँ पे किया है, तीसरा ये है मैंने यहाँ पे किया है। फिजिकली तो ये तरीका है, लेकिन अगर फिजिकली नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप 2 डॉक्यूमेंट भेजेंगे। सर कोई डिफरेंट कलर यूज कर लें, मुझे सवाल की तुक समझ नहीं आई। आप उसने आपको येलो में इंडिकेट किया या येलो में नहीं किया, वो आपको उसने इंडिकेट कर दिया कि जी ये 10 चीजें ठीक करनी है। आपको जब आपके सुपरवाइजर मेल लिखते हैं वो हाईलाइट करके नहीं लिखते हैं, वो आपको सिंपल लिखते हैं जी पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपके सवाल की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई और बिल्कुल सवाल भी बेकार सा सवाल है। मैं आपको अपनी एक मेल चेक कराता हूँ। मैं रिव्यूअर हूँ या मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ फिर। ये देखिए कासिम अली शाह मेरा स्टूडेंट है, इससे मेरी एक लंबी लिस्ट ऑफ मेल चल रही है, नजर आ रही है आपको? अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ जी, ये इसका रिव्यू पेपर जो ये 18वां जिसमें मेल है, मैं ये खोल लेता हूँ। ये ऑनलाइन भी विजिबल है आप लोगों को? जी सर। या सर विजिबल। अच्छा देखें जी, मैं इसको अभी नीचे करता हूँ। ये उसने मुझे पहली मेल लिखी, फिजिकली मेरे पास वो नहीं आया। कोई स्टूडेंट फिजिकली बहुत ही रेयर होता है, आप माशाल्लाह बड़े सब फर्मा बरदार हैं कि आप जाके फिजिकली मिलेंगे, बाकी इनमें से कोई बंदा नहीं मिलेगा, जाके मेल ही लिखेंगे। मेल करके डॉक्यूमेंट भेज दी। अच्छा जी, मैंने इसमें क्या कहा देखें, पहले मैंने उसको कहा जी कि ये फलां फलां चीजें हैं, मैं आगे चलता हूँ। जब मैंने उसको एक्चुअली पोक इन करना शुरू किया, शुरू में नॉर्मल सी करस्पॉन्डेंस चल रही है। अब देखें इधर क्या लिखा हुआ है मैंने, ये मैंने उसको कमेंट्स दिए हैं कि यार इनको ठीक करो अपने पेपर में। आप कितने कमेंट्स लिखे हैं? 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है? ये 4 पॉइंट्स को पता चल गए? क्या मैंने हाईलाइट किया कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट में? नहीं, डॉक्यूमेंट उसके पास ही है। मैं तो अपने ऑब्जर्वेशंस दूंगा ना कि यार ये 4 चीजें ठीक करो। उसने 4 चीजें नोट कर ली। अब उसको क्या करना चाहिए सुलन, ये इन 4 पॉइंट्स का उसने वन पॉइंट बाय पॉइंट जवाब बनाना चाहिए। उसको कहाँ रखना चाहिए? इस तरह की डॉक्यूमेंट में जो मैंने आपको दिखाई है, ये इसके अंदर, ठीक है? और साथ ही साथ मुझे सेकंड डॉक्यूमेंट भेजनी चाहिए, ये वाली। इसमें क्या मुश्किल है शायद साहब?
देखिए, अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है आपने। इंटेलिजेंस ये कहती है कि इस तरह से चलेंगे आप, कोई इसमें वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि कलर सेम यूज होगा या कलर चेंज नहीं होगा, इन चीजों में नहीं पड़ता। खैर ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल डू द चेंजेस एंड सबमिट द 2 डॉक्यूमेंट्स। और मेल भी लिखेंगे, आप जवाब भी देंगे जी कि मैंने अब ये आपको 2 डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, और कोई ऐसी बात जो उधर नहीं है और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अपने सुपरवाइजर को, मैं वो बता दूंगा कि सर मैं उधर भी गया था, मैं राजा बाजार गया था, आपके कहने पे वहां से दूध भी लेकर आया हूँ और आपके लिए मिठाई भी लेकर आया हूँ, लिखिए इसके अंदर आप यार। ऐसी वो तमाम चीजें, जरूरी नहीं लिख दें यहाँ पे, वैसे कह रहा हूँ आप ऐसी वो चीजें जो कि आप समझते हैं कि जी मेरी रिवाइज डॉक्यूमेंट में नहीं है या मेरे रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स के अंदर नहीं है और मैंने किया है कोई काम, तो आप कवर लेटर के अंदर मेंशन कर देते हैं। कवर लेटर इज योर ईमेल, जो आपने लिखेंगे उसको। समझ गए बात? मैं आपको कवर लेटर की भी एग्जांपल एक दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट से दिखाता हूँ कवर लेटर की एग्जांपल, इधर होनी चाहिए। ये कवर लेटर अच्छा जी, देखें ये कवर लेटर है जो कि ईमेल में भी लिखा जा सकता है। ईमेल का कंटेंट यही होता है। ठीक है, देखें पढ़ें क्या लिखा हुआ है। ये एग्जैक्टली इस डॉक्यूमेंट का नहीं है, बट जस्ट 1:2 कवर लेटर है। पढ़ें। ये वो पॉइंट नहीं है जो उसके जवाब, उसके सवाल नहीं है ये। आप अपने अपनी वो बातें लिख रहे हैं, अपनी बातें लिख रहे हैं जो आप समझते हैं कि मेरी बाकी 2 डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, वो आपने यहाँ एक्सप्लेन की है। और आखिर में आप कहते हैं जी कि यहाँ पे देखें, दिस manuscript has never been published, has not been submitted somewhere else, we cannot find the appropriate funder details, etc etc, and then the authors have given their own name। ठीक है, so this is an email। ये एक ईमेल के फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, अलग से कवर लेटर भी भेजा जा सकता है जिसमें आप वो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो सारी चीजें डालते हैं जो उन 2 डॉक्यूमेंट्स में नहीं है और जरूरी है, आपके ख्याल में जरूरी है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, आप छोड़ दें कवर लेटर को, आप सिर्फ वो 2 डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, वो जरूरी है। वो बहुत कंपलसरी है, इन इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट अ स्टूडेंट मस्ट नो व्हाट इज अ कवर लेटर। ठीक है, सो कवर लेटर की इंफॉर्मेशन हमने कवर कर ली, हमने रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स तैयार कर लिया, हमने रिवाइज डॉक्यूमेंट की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं एथिकल इश्यूज के ऊपर। ठीक है जी, ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को विजिबल है जी एथिकल इश्यूज? जी सर, जी विजिबल सर। है। ओके जी, सो एथिकल इश्यूज पे हम आ जाते हैं। जो अनएथिकल बिहेवियर है उसमें ये कुछ चीजें हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं, जिसे हमने अवॉइड करना होता है।
ठीक है जी, क्या क्या चीजें लिखी है यहाँ पे? जी सुल्तान आप भी पढ़े। Multiple submissions, data classification, activism, data publication and classification, improper use of common subject and proper master communication. ठीक है जी, आलमगीर साहब। हाँ जी, जवाद पढ़ो। पॉलिसिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज है मल्टीपल सबमिशंस। मल्टीपल सबमिशन से मुराद ये कि आपने एक रिसर्च पेपर लिखा और उसको एक कॉन्फ्रेंस में सबमिट किया, एक और में सबमिट कर दिया, एक और जर्नल में कर दिया। समझ रहे बात? दिस इज कॉल्ड अनएथिकल। अगर आपने एक काम किया है, एक ही जगह पे सबमिट करना चाहिए। ठीक है जी, कोई शक शुबा डाउट तो नहीं है ना? सो मल्टीपल सबमिशन इज नॉट अलाउड, बिकॉज होता क्या है कि जो एडिटर्स होते हैं ना, वो ये चीज चेक कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है। जब पता चल जाता है तो दे विल blacklist the submission as well as the authors, and they will inform the higher education commission of that country as well that this particular student or professor or faculty member is doing this. तो वो जो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है उनके थ्रू आ जाता है आपके पास, और आपको बाद में कहीं से कॉल आएगी या लेटर आएगा आपकी यूनिवर्सिटी में कि जी ये फला स्टूडेंट आपका जो है इसने ये काम किया है, काइंडली टेक दी रेलेवेंट एक्शन। ठीक है, जिस तरह आप गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस तरह के बाजू का चीज आती है, क्योंकि लुकआउट पे होते हैं बहुत सारे लोग जो कि आपकी गलतियां चेक कर रहे होते हैं। सो दिस इज नॉट ऑथराइज, यू आर नॉट अलाउड, यू शुड नॉट डू दिस। एक जगह पे एक थीसिस, एक जगह पे एक प्रपोजल, एक जगह, एक पेपर, एक जगह। सेकेंड टाइप ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इज रिडंडेंट पब्लिकेशंस। क्या होता है कि एक शख्स ने एक पेपर पब्लिश कर लिया एक जर्नल में, एक साल के बाद वही पेपर किसी और जर्नल में भेज दिया और उधर भी पब्लिश हो गया। It happens, sometimes it happens, although it is very less, but people do publish one paper at multiple places, so that is again unethical. आपने एक जगह एक काम पब्लिश कर लिया, you should not publish। हाँ, अगर आप तर्जुमा कर रहे हैं, अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं, पश्तो में तर्जुमा कर रहे हैं, बरादी में तर्जुमा कर रहे हैं, तो आप ये मेंशन करते हैं कि जी दिस इज ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड आई एम डूइंग अ ट्रांसलेशन टू पब्लिश एट अनदर प्लेस, तब कर सकते। वो ये है कि इसमें तो चीज अभी एक्सेप्ट थोड़ी हुई है, आपने सिर्फ सबमिट करा दी है 2-3 जगहों पे। बट नियत यही है कि एक जगह जहाँ एक्सेप्ट होगा उधर ही पब्लिश करूंगा मैं, बाकी जगहों पे सिर्फ टाइम बचाने के लिए। मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटी आपकी ट्राई करता है, वासिफ करे, नजर करे, ये जगह आपकी वो ठीक है, वो ठीक है, ये तो वो नहीं है ना, ये तो एडमिशन थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं। यानी बड़ा वाज़ेह फर्क है। मल्टीपल सबमिशंस ये हैं कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे सबमिट किया, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि यार इधर से हो सकता है 1 महीने में जवाब आ जाए, इधर से हो सकता है 4 महीने लग जाए। एक आपने गैम्बल किया है कि मैं 3-4 जगहों पे भेज देता हूँ, जहां से पहले जवाब आ गया बाकी जगहों से विड्रॉ कर लूंगा। ये नहीं है ठीक। दूसरा ये है कि आपने एक जगह छपवा लिया, दूसरी जगह भी छपवा लिया, तीसरी जगह भी छपवा लिया, जहां जहां मौका मिल रहा है आप छपवाते जा रहे हैं। पब्लिश हो गया, अगले साल या उसी टाइम पे, मतलब सुटेबली आप कोई भी इसको जी, तो ये वो चीज है। ठीक है जी, सबा जी, सुल्तान जी, ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस चीज की समझ आई है? जवाब आपको समझ आई है? सर
सर सात को ये समझ आइए। सेकंड जी जी सर, ये क्लियर सर है ये clear है। सेकंड स्टेप का सर प्लीज दोबारा बता दें सर। सेकंड ये है कि आपने एक जगह अपने आर्टिकल को पब्लिश कर लिया और उसके बाद दूसरी जगह पे भी पब्लिश कर लिया और फिर तीसरी जगह पे भी पब्लिश कर लिया, मल्टीपल जगहों पे पब्लिश करवा लिया जबकि ठीक है आर्टिकल सर। सेम है, जी सर। तो वो अलाउड नहीं है। ये हो नहीं जाता ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वेरी। So second unethical behavior is redundant publications. Third one is, जी सर। which is more common, is your plagiarism, जो आप generally plagiarize content करते हैं। मैं अब उसको थोड़ा सा explain करता हूँ कि वो क्या चीज है। उसकी एक example लेते हैं and then we try to explain it. So plagiarism content is in fact, as per definition, is taking somebody's ideas, processes, results, words without giving appropriate credit, etc. etc. Definition ये है plagiarism, ठीक है? Now let's explain with an example. ठीक है शाहिद साहब, एक मिसाल से इसको एक्सप्लेन कर। देखिए ये एक पैराग्राफ है जो कि आप या किसी स्टूडेंट ने कहीं से पढ़ा और वो चाहता है कि मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करूं, ठीक है? इट हैज बीन, ये कहीं और लिखा हुआ था, वहां से आपने कट पेस्ट पढ़ लिया या कट पेस्ट करके, तो ये तो अगर एज इट इज लिखेंगे तो गलत है। किसी और का एक बात थी ना, आपने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिख सकते जब तक आप उसको रेफर नहीं करें प्रॉपर के फलां जगह से मैंने दी है। समझ रहे बात? तो अब से इसका एक तरीका हो जी सकता है कि फॉर एग्जांपल शाहिद साहब कहते हैं मैं इसको रीवर्ड, यानी आपको पैराफ्रेज करना पड़ेगा, रीवर्ड करना पड़ेगा, तो आपने कहा कि यार मैं ये कर लेता हूँ, सही है? एक बंदे ने ये सोचा, तो इसमें एक वर्ड, से ये साफ होते हैं। सर अभी साफ नहीं हुआ, अभी चलने तो दें आगे। ये एक बंदा है जिसने ये किया है, लेकिन ये साफ नहीं हुआ। दिस इज प्लेजराइज, ये चेक होगा और ये गलत है, ठीक है? एक और बंदे ने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की, उसने 2-3 लफ्ज और डाल दिए, ठीक है? अली रजा फॉर एग्जांपल, उसने कहा मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ, मैं 3 लफ्ज और डाल देता हूँ और इसको अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर लिया। ये अभी भी प्लेजराइज्ड है, साफ नहीं हुआ, ठीक है? आपका नाम क्या है? सलमान ने कहा यार कि मैं थोड़ा ज्यादा, मैं क्लास में एक लाइक लड़का हूँ, मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा, तो उन्होंने काम किया ये, इन्होंने और कुछ चेंजेस की। चेंज है ना, पहले से, पहले वाले से चेंज है, बट ये अभी भी प्लेजराइज्ड है। दिस इज नॉट राइट, स्टिल नॉट राइट। वाई? बिकॉज अभी भी ये 30-70 का थंब रूल फॉलो नहीं कर रहा। 30-70 now this is the right way. Now it is almost 70% changed, 70% चेंज है ये, और रेफरेंस भी दिया हुआ है, चेंज करने के बावजूद रेफरेंस दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दिस कि आपका ये कंटेंट फिर भी नहीं है, आपने लिखा खुद है लेकिन कंटेंट आपका नहीं है, ये कहीं से आपने पढ़ा है, तो उसको फिर भी आप रेफर करेंगे, तब ये प्लेजरिज्म से साफ होगा। अब ये साफ है, रेफरेंस भी देंगे। नहीं 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 नहीं, एक कंप्लीट कर लूं, मैं आपके सवाल पे आता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। अब आप समझते नहीं जी मैंने चेंज ही नहीं करना, मैंने बस एज इट इज कट पेस्ट करना है, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखें और कहें कि यार ये फलां जगह से लिया है मैंने, एग्जैक्टली लिखें आप कि ये इस जगह से लिया गया है। SC स्टॉबर्ट 2000 में जिसने पेपर लिखा है, ये उसका डॉक्यूमेंट है, ये ठीक है।
नाउ एवरीबॉडी नोज कि ये आपका नहीं है, ये इस बंदे का है। सर जब हमने रेफरेंस नंबर दे दिया वो भी एक ही चीज है, अब ये महीने यही बात है, सही है ना, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जी ये हमने नहीं किया, ये किसी और का है। तो पढ़ने वाले को क्लैरिटी है, जिसने आपके चीज को पढ़ना है उसको ये पता है यार कि ये इसका नहीं है, कहीं और से लिया है। सर ये बेटर ऑप्शन नहीं है कि मैं सिर्फ बात नंबर डाल दूं और बकाया करी तो जब मैंने तो आपको कहा दोनों ऑप्शंस हैं, बेहतर पे आपकी चॉइस है, आप इस पे जाना चाहते हैं या आप इस पे आना चाहते हैं। कुछ लोग ये इसलिए मैंने आपको इसलिए बताया कि बाज़ औक़ात ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जिनको अपने अल्फाज में आप नहीं लिख सकते, खत्म हो जाता है जी। वो पोस्टुलेट्स ऐसे होते हैं, रूल्स ऐसे होते हैं, उन्हें आप समझते हैं कि जी एज इट इज जब तक नहीं लिखूंगा इसकी माने कन्वे नहीं होंगे, तो फिर ये तरीका है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दें आप। बट जनरली स्पीकिंग आप यूं ही करते हैं, जो ये वाला काम है कि यू गिव अ रेफरेंस, यू पैराफ्रेज, यू गिव अ रेफरेंस। ठीक है, सो इस तरीके से आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। प्लेजरिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके सॉफ्टवेयर पकड़ते हैं, टर्निटिन इज द कॉमन वन जो कि अभी यूज होता है, हमारा HEC भी यूज करता है। उसमें उसका एक ही रूल है, वो आपके पैटर्न को चेक करता है। पैटर्न को, अगर 3 वर्ड्स एक लाइन में एक तरीके से लिखे गए हैं तो वो वहां से उसको कैच कर लेगा। 3-4 लफ्ज एक ही पैटर्न पे, क्योंकि वो तरीका या वो तरतीब किसी एक बंदे ने इस्तेमाल की है, किसी और के दिमाग में नहीं आती। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहती है कि एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दुनिया में जो बंदा इस्तेमाल करता है दूसरा रिपीट नहीं करता उसको। थोड़ा बहुत मैच अलाउड है आपको, 19% HEC अलाउ करती है, 19% इज अलाउड फॉर द सेम थिंग। नहीं, 100% मैच नहीं करता मैच, ये पॉसिबल ही नहीं है शायद साहब, पॉसिबल ही नहीं है। इवन आप अगर आपका कोई क्या कहते हैं डुप्लीकेट भाई भी है ना, वो भी नहीं करेगा ये पॉसिबल ही नहीं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये सिर्फ अगर आप AI आप कोई मूवी देख के आप बात कर रहे हैं तो मूवीज में ऐसा होता है, बट दुनिया में नहीं होता है। सेम चीज कभी कोई बंदा रिपीट नहीं करता, चाहे आपका भाई क्यों ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल सर, पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, सिंपली इम्पॉसिबल। मैं अभी आपको कहूँ ना कि 2 जुमले लिखो एक ही चीज पे, यहीं पे आप सबसे लिखवाऊं तो बंदों के आपस में जुमले नहीं मिलेंगे, नहीं पॉसिबल। और अगर मिलेंगे, मैंने उसके लिए आपको कह दिया कि 19% का अलाउंस दिया हुआ है आपको HEC ने। 19% इज क्वाइट अ बिग अमाउंट। 100% या 100 जुमलों में से 19 जुमले मैच कर रहे हैं तो फाइन, अलाउड है वो 19%। वो 30-70 रूल और है, वो इसका इससे ताल्लुक नहीं है। वो वैसे मैंने आपको थंब